नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवि यादव हरियाणा से और आप एक बार फिर मेरे साथ हैं स्टोरी टाइम 2.0 पर। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां हम जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और नर्सिंग किसी फरिश्ते की तरह हमारी देखभाल करती हैं। ये वो जगह है जहां दर्द खत्म होता है और एक नई सुबह शुरू होती है। लेकिन क्या हर अस्पताल ऐसा ही होता है? क्या हर कमरा जिंदगी की गारंटी देता है? आज की कहानी उम्मीद की नहीं, खौफ की है। ये कहानी एक ऐसे सरकारी अस्पताल की है जिसके गलियारों में आज भी दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। और उस अस्पताल के अंदर है एक कमरा, कमरा नंबर 13। एक ऐसा कमरा जिसे लोग खूनी कमरा या ब्लडी रूम 13 के नाम से जानते हैं। एक ऐसा कमरा जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक जो भी उस कमरे में पूरी रात रुका, वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। ये कहानी मुझे एक डॉक्टर ने भेजी है जिसने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर अपनी आप बीती बताई है। उसने कहा था, रवि, दुनिया को बताओ कि विज्ञान हर दरवाजे को नहीं खोल सकता। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। तो अगर आप ये कहानी सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अस्पताल के नाम से भी डरने लगें। मेरा नाम डॉक्टर अर्नब है। आज से 5 साल पहले मैं एक नौजवान जोश से भरा हुआ डॉक्टर था, जैसे भूत प्रेत और आत्माओं की बातें मजाक लगती थीं। मेरा मानना था कि हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक वजह होती है। अपनी इंटर्नशिप के लिए मेरी पोस्टिंग हुई देवगढ़ के एक पुराने चैरिटेबल हॉस्पिटल में। वो एक छोटा पिछड़ा हुआ कस्बा था और वो अस्पताल भी अपनी आखिरी सांसें बिन रहा था। अस्पताल की इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ता था, गलियारों में लगी ट्यूबलाइटें हमेशा टिमटिमाती रहती थीं और पूरे अस्पताल में फिनाइल और दवाओं की एक अजीब सी महक घुली हुई थी। मैंने वहां ज्वाइन किया और काम करने लगा। कुछ ही हफ्तों में मैंने एक बात नोटिस की। अस्पताल का एक कमरा हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 13। उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था और दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, डेंजर, डू नॉट एंटर। मैंने एक दिन वहां के सबसे पुराने वार्ड बॉय राम भरोसे काका से पूछ लिया, काका, यह कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? इसमें क्या है? राम भरोसे काका ने एक अजीब सी नजर से मुझे देखा और फुसफुसाते हुए बोले, डॉक्टर साहब, नए हो इसलिए पूछ रहे हो। उस दरवाजे के पीछे मत जाओ, वो कमरा शापित है। आज से 40 साल पहले उस कमरे में एक नर्स थी, नाम था मैरी। कहते हैं वो मरीजों पर तजुर्बे करती थी, उन्हें गलत इंजेक्शन देकर तड़पाती थी। एक रात उसी कमरे में उसने खुद को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार लिया। मरने से पहले उसने दीवार पर अपने खून से लिखा था, ये कमरा अब मेरा है। और उसके बाद उस कमरे में जिस भी मरीज को रखा गया, वो अगली सुबह मरा हुआ मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं, बस मौत। धीरे धीरे सबने उस कमरे का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब कोई उस तरफ जाता भी नहीं है। रात में उस कमरे से औरतों के रोने और बर्तन पटकने की आवाजें आती हैं। मैं हंस दिया, काका, आप भी क्या बातें करते हैं? ये सब मन का वहम है। मेरी ये बातें मेरे साथी इंटर्न्स ने सुन ली। हम सब युवा थे और हम में से कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसी रात कैंटीन में बैठे बैठे मेरे दोस्त राहुल ने मुझे चैलेंज कर दिया, अर्नब, अगर तू इतना ही बहादुर है और इन सब पर यकीन नहीं करता तो एक रात उस कमरे में गुजार कर दिखा। अगर तू सुबह सही सलामत बाहर आ गया तो हम सब तुझे पार्टी देंगे। मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। मैंने शर्त मान ली, ठीक है, आज रात मैं ही रुकूंगा उस ब्लडी रूम 13 में। राम भरोसे काका ने मुझे बहुत रोका। मेरे सीनियर डॉक्टर शर्मा ने भी मुझे समझाया, पर मैं नहीं माना। रात के करीब 11 बजे काका ने कांपते हाथों से उस कमरे का ताला खोला। ताले पर इतनी जंग लगी थी कि उसे खोलने में ही 10 मिनट लग गए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी सीलन और सड़न की बदबू का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। कमरा छोटा सा था। एक पुराना लोहे का बिस्तर जिस पर गद्दा भी नहीं था, एक टूटी हुई मेज और एक कुर्सी।
दीवारों पर जगह जगह काले लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने खून के छींटे मारे हों। मैं सुबह तक यहीं हूं, दरवाजा बाहर से बंद कर दो, मैंने आत्मविश्वास से कहा। राहुल और मेरे बाकी दोस्त हंसते हुए बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। शुरू का 1 घंटा शांति से बीता। मैं कुर्सी पर बैठकर मेडिकल की एक किताब पढ़ने लगा। मुझे नींद आ रही थी और मैं अपनी जीत के बारे में सोच रहा था। तभी कमरे में फिनाइल की गंध अचानक बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने सोचा शायद हवा से आ रही होगी। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, टिप टिप टिप, जैसे कोई नल टपक रहा हो। मैंने उठकर कमरे से जुड़े छोटे से बाथरूम में देखा। नल सूखा पड़ा था। आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैंने झुककर टॉर्च की रोशनी में देखा। बिस्तर के नीचे से एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ टपक रहा था। वो पानी नहीं था, वो खून था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, शायद छत से कोई केमिकल टपक रहा होगा। मैं वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। मुझे ठंड लगने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है, कोई मुझे देख रहा है, घूर रहा है। मैंने हिम्मत करके टॉर्च पूरे कमरे में घुमाई। कोई नहीं था। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा यह मजाक बहुत हुआ, अब बाहर निकलना चाहिए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम था, वो हिल भी नहीं रहा था। राहुल, दरवाजा खोलो, मैं चिल्लाया। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया, एक औरत की ठंडी बेजान आवाज, चुप, मरीज को सोना है। मैं डर के मारे जम गया। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरे के उस कोने में जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, एक औरत खड़ी थी। उसने नर्स की पुरानी सफेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो अब पीली पड़ चुकी थी और उस पर खून के धब्बे थे। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने से कोई आवाज नहीं हो रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। जब वो रोशनी के हल्के से घेरे में आई तो मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी दुनिया वहीं खत्म हो गई। उसका चेहरा एकदम सफेद था, जैसे मोम का बना हो। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे जिनमें से खून रिस रहा था, और उसके होंठों पर एक भयानक चीरती हुई मुस्कान थी। उसके एक हाथ में एक बड़ी सी जंग लगी हुई सुई यानी सिरिंज थी। बुखार है तुम्हें, वो उसी डरावनी आवाज में बोली। दवा देनी पड़ेगी। वो मेरी तरफ वो सुई लेकर बढ़ने लगी। मैं चीखते हुए पीछे हटा और कुर्सी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी। कुर्सी उसके आर पार निकल गई, जैसे वो हवा हो। अब मुझे यकीन हो गया था, ये कोई मजाक नहीं था, ये मैरी की आत्मा थी। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। बचाओ, कोई है, दरवाजा खोलो। पीछे से वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। कोई नहीं आएगा। इस कमरे में जो आता है वो सिर्फ मेरा मरीज बनकर रहता है, हमेशा के लिए, वो बोली और एक झटके में मेरे सामने आ गई। उसने अपना बर्फीला हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मेरा दम घुटने लगा। उसने वो जंग लगी सुई उठाई और मेरी आंख की तरफ बढ़ाने लगी। मुझे लगा आज मैं मर गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और जमीन पर गिर गया। तभी मेरी नजर उस कमरे की खिड़की पर पड़ी। वो पुरानी और जाम थी, पर वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने पास पड़ी लोहे की मेज उठाई और अपनी पूरी ताकत से खिड़की के शीशे पर दे मारी। शीशा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। पीछे वो नर्स मुझ पर झपटने वाली थी। मैं टूटे हुए शीशे से ही बाहर कूद गया। मैं पहली मंजिल पर था। ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, पर गिरने से मेरे पैर में चोट आ गई। मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। मैं बस भागा, लंगड़ाते हुए, चीखते हुए उस अस्पताल से, उस कस्बे से दूर।
उस रात के बाद मैं फिर कभी देवगढ़ वापस नहीं गया। मैंने अगले ही दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेरे दोस्त मुझे ढूंढते रहे, पर मैं किसी के हाथ नहीं आया। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे फिनाइल की वो तेज गंध आती है। आज भी मुझे वो ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। बुखार है तुम्हें, दवा देनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टरी छोड़ दी। अब मैं किसी अस्पताल के पास से भी नहीं गुजरता, क्योंकि मुझे पता है वो आज भी उस ब्लडी रूम 13 में है, अपने अगले मरीज का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अर्नब की आप बीती। एक शर्त और जिंदगी भर का खौफ। विज्ञान अपनी जगह है और कुछ अनसुलझी ताकतें अपनी जगह। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं रवि मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर कभी किसी बंद दरवाजे को देखें तो उसे बंद ही रहने दें। शुभ रात्रि।